अंडरस्टैंडिंग रेडियो नाम की एक महत्वपूर्ण पुस्तक की लिखी है। आपने अंडरस्टैंडिंग रेडियो नाम से एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। यह रेडियो जॉकी हैंडबुक के नाम से प्रसिद्ध है। रेडियो पेशेवर होने के नाते रेडियो प्रोडक्शन, रेडियो कार्यक्रम प्रबंधन, सलाह, अनुसंधान और विश्लेषण विश्लेषण के क्षेत्र में आपका विशेष योगदान माना जाता है। इसके लिए आपको अनेक मंचों से सम्मानित किया जा चुका है। पाठ्यक्रम विकास, कार्यशाला सुविधा, कैरियर परामर्श, मीडिया उत्पादन, सामग्री निर्माण एवं प्रबंधन, रेडियो प्रोग्रामिंग, संपादन और उत्पादन, संचार रणनीति तैयार करने के क्षेत्र में आप विशेष कौशल रखती है। आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तथा यूनिसेफ की भारतीय इकाई के साथ सलाहकार के रूप में काम किया है और भारतीय जनता के बीच चुनाव जागरूकता संबंधी अनेक कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। आप मानती हैं कि केवल एक चीज है जो एक सपने को प्राप्त करना असंभव कर देता है, वह है विफलता का डर। मैं हम सब जानते हैं कि विफलता का डर हमारे भीतर किस तरह का तनाव पैदा करता है, और ये उनकी कोर समझ है कि जब तक हम इस पर विजय हासिल नहीं करते, जब तक इसकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हमारे भीतर हासिल नहीं हो जाती है, एक खास तरह का तनाव का वातावरण बना रहता है। चाहे हमारा कार्य क्षेत्र शिक्षा का हो, मनोरंजन का हो, उत्पादन का हो, रिसर्च का हो, शोध का हो, अनुसंधान का हो, तमाम क्षेत्रों से जुड़े हुए हम हों। लेकिन ये एक ऐसा पहलू है जिसकी वजह से हम निरंतर तनावग्रस्त रहते हैं, और जिस पर सफलता हासिल कर लेने के बाद किसी तरह का तनाव हमारे जीवन में हमारा पीछा नहीं कर पाता है। तो एक ऐसी समझदार रेडियो एंकर, क्रिएटिव हेड, प्रोग्राम डिजाइनर हमारे बीच हैं, और प्रोफेसर, मास कम्युनिकेशन की प्रोफेसर हमारे बीच मौजूद हैं, आरजे प्रोफेसर सिमरन कोहली। मैडम, मैं आपका पुनः औपचारिक रूप से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने आज इस अवसर पर हमारा आमंत्रण स्वीकार कर अपना वक्तव्य सुनने का हम सबको अवसर प्रदान किया है। इसके साथ ही मैं माइक आपको सौंपता हूं मैम। प्लीज, आपका सत्र शुरू होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अरविंद जी। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। इसलिए नहीं जी। क्योंकि हर जगह इसी की बात हो रही है, लेकिन इसलिए क्योंकि हमारे आसपास चीजें इतनी इतनी तेजी से बदल रही हैं कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ को लेकर बहुत सारी बातें नहीं हो रही हैं। तो मुझे नहीं पता आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज के इस लेक्चर से, लेकिन जितनी बातें आपने सुनी हुई हैं अबाउट पॉजिटिविटी, अबाउट मेंटल हेल्थ, कि कैसे आप अपने आप को ज़िंदगी में और ज़्यादा रिसोर्सफुल और प्रोडक्टिव रख सकते हैं, उनमें से किसी भी चीज़ पर बात नहीं होगी। मेरा अपना पर्सनल ये मानना है कि हम लोगों से इंस्पिरेशन लेते हैं, हमारे आस-पास जो लोग हैं, हमारे आस-पास जो चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो आज की बात हो या आज से 100 साल पुरानी बात हो। तो आज का जो मेरा ये लेक्चर होगा, ये प्रेज़ेंटेशन होगा, इट विल बी अ कनेक्ट ऑफ एवरीथिंग। अब क्योंकि हम लोग लिटरेचर और आर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो आर्ट्स में मैंने रेडियो को भी डाला है और फ़िल्मों को भी डाला है। तो और बहुत हमारा बहुत। जो यूजुअली मेरे जो सेशंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप में से बहुत सारे लोग बोलें, जवाब दें, कुछ ना कुछ कहें। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अपने आस-पास देखिए, जहाँ भी आप बैठे हैं, ऑफ़िस में हैं, घर पर हैं, कहीं रास्ते में हैं, सब जगह देखिए। और मुझे कोई ऐसी 3 चीज़ें बताइए जो आपको बहुत पसंद है, अच्छी लगती हैं, जो आपके आस-पास हैं। कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी 3 चीज़। जी, नसीब जी, आप स्क्रीन पर आ गए हैं। थैंक यू मैम। मैडम, मेरी जो चेयर है ये बिल्कुल खिड़की के पास लगी है। तो हाँ, ये पहाड़ी क्षेत्र है, पीछे हमारा गार्डन है, फ्लावर्स लगे हैं, ग्रीनरी है। तो ये मुझे काफ़ी पॉजिटिव चार्ज करती है। और दूसरा, स्विच बोर्ड मेरे पास में है, तो बिजली का कंट्रोल जो है, फैन ऑफ करने है, लाइट ऑन करनी है, वो मेरे पास है। तो दैट इज ओके। सफिशिएंट फॉर मी। 2 हुई, तीसरी चीज़? तीसरा मैडम, मोबाइल फोन, इट इज नेसेसिटी आल्सो। परफेक्ट। अच्छा, मैं आप सबको बता दूँ कि जो चीज़ें हो चुकी हैं, उनको आप रिपीट नहीं कर सकते हैं।
अब अगर किसी और के पास भी खिड़की है और व्यू है तो आप वो नहीं बोल सकते, आप मोबाइल फोन नहीं बोल सकते, और आप बिजली का कंट्रोल नहीं बोल सकते, ताकि हमको और भी बहुत सारी चीजें मिले और आपको सोचने का मौका मिले। जी, अगली 3 चीजें कौन सी हैं जो आपको अच्छी लगती हैं? इट कुड बी एनीथिंग। जी कल्पना जी, आप स्माइल कर रही हैं, जी बताइए। मैम मुझे, मेरे घर के पास पार्क है, उसमें बच्चे खेलते हैं तो देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, मेरे घर के पास एक मंदिर है, उसके जब में शंख और ध्वनि होती है तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। और तीसरा, मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है जब मैं करती हूँ। ओह वंडरफुल, आप क्या बनाती हैं, क्या पेंट करती हैं आप? मैम मैं ज्यादातर फ्लावर्स ही बनाती हूँ। वंडरफुल, दैट्स ब्यूटीफुल, वेरी गुड। अब कोई और 3 चीजें और। गुड जी, आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून डॉक्टर अमित कुमार जी। जी मैम, अमित कुमार भगत। जी, मैम, नियर मी मलबरी ट्री इज हियर। वाओ, ओके, एक सहसूत का पेड़ है, बड़ा वाइट वाले सहसूत उस पे आते हैं। और क्योंकि मैं क्लासरूम में ही बैठा हूँ, नियर बाई स्टूडेंट्स दे आर वॉन्डरिंग ओके, एंड दे आर मैरी मेकिंग, इट्स वेरी नाइस। और जो है नियर बाई, बिकॉज आई एम इन हरिद्वार, so ओके, that's nearby the main canal of the towards Haridwar towards Delhi. वंडरफुल, एक नहर है जी, जो सबसे बड़ी नहर मानी जाती है, गंग नहर, जो हरिद्वार से सीधा दिल्ली जहाँ वाटर सप्लाई होता है ट्रीटमेंट होने के बाद में, जी, दैट इज वेरी नाइस। मतलब ये तीनों चीज बड़ी अच्छी लगती और इन्हें देखकर आपको खुशी मिलती है। है। जी वंडरफुल, मैम। वंडरफुल, ओके। 2 और आंसर्स लेंगे जल्दी से। कोई 3 चीजें जो आपके आसपास हैं जो आपको बहुत पसंद है। नमस्कार मैम। जी नमस्कार विकास जी। डॉक्टर विकास शर्मा। जी, मैम 3 चीजें जो हैं, वो एक तो मेरे घर में शिवलिंग है, तो ओके, वो शिवलिंग रामेश्वरम से आया हुआ है, वो देखकर मुझे अच्छा लगता है। दूसरा, सिंगिंग का शौक है, सीख भी रहा हूँ, वो अच्छा लगता है। और तीसरा, एक खंडहर है घर के सामने, जो ओके, पुराने एक गान का जीर्ण शीर्ण सा टूटा फूटा सा पड़ा हुआ है, वो देखकर भी अच्छा लगता है, क्योंकि पुरानी हिस्टोरिकल चीजें देखने का बहुत शौक है, पुराने मॉन्यूमेंट्स वगैरह, ये इस तरह की कुछ जीर्ण शीर्ण सी चीजें पड़ी हुई हो, बहुत पुरानी हो। तो और आप पढ़ाते क्या हैं? आप हिस्ट्री तो नहीं पढ़ाते हैं? जी नहीं, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं आप, आर्ट वंडरफुल। मुझे पसंद है, आर्ट पेंटिंग वगैरह में, तो वो ही करता हूँ। ओके, ओके, एक्सेलेंट। ओके, द लास्ट आंसर नाउ, जस्ट वन मोर पर्सन, जी आप क्या? नमस्कार मैम। जी नमस्कार। जी मैं मेरे नज़दीक एक किताबों का रैक है, और हाँ, क्योंकि मैं अध्यापन से जुड़ा हुआ हूँ तो मेरे को मैं लगातार उस रैक से वार्तालाप करता रहता हूँ। दूसरा, मैं संगीतज्ञ भी हूँ। आई हैव अ गिटार विद मी, वाओ, तो मैं गिटार के पास रहता हूँ और यूजुअली गिटार बजाता हूँ, तो मुझे बहुत हैप्पीनेस होती है। ओके, और मेरे घर के बाहर एक कार खड़ी है जिससे मेरा आवागमन चलता है, तो कार के नजदीक रहने से भी काफी हैप्पीनेस रहती है। वंडरफुल, वंडरफुल, थैंक यू सो। जी जी जी, जी डॉक्टर सीमा, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैम आप मुझे सुन पा रही हैं? जी मैं आपको सुन पा रही हूँ, बस देख नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तो मैम मुझे हरा भरा बेलपत्र का पेड़ बहुत अच्छा लगता है और रुद्राष्टक सुनना बहुत अच्छा लगता है, शिव वंदना। वाह वाह, वंडरफुल। 2 चीजें हुई, तीसरी चीज? तीसरी, पानी की कलकल बहुत पसंद है। पानी की जो आवाज होती है, वंडरफुल, हाँ जी। बहुत ही प्यारा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट विद अस। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपसे क्यों पूछा। तो आज का जो हमारा पूरा लेक्चर है उसमें हम अलग अलग चीजों की बातें करेंगे, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं कोई बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं बांट सकती, क्योंकि हम ज्ञानी तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ज्ञानी आप सब लोग हैं, हम तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हैं। देखिए, नाम भी हमारा प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है, अभी तक हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। तो जो कुछ भी मैंने सीखा है अपनी लाइफ में आज तक, जिन चीज़ों से मुझे लगता है कि आराम मिलेगा, खुशी मिलेगी, पॉज़िटिविटी मिलेगी, वो चीज़ें हमारे आस-पास हैं। हमें कहीं बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, किसी बहुत बड़ी
किताब की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स की जरूरत नहीं है। बस बार बार अपने आप को ये याद दिलाने की जरूरत है कि जो भी चीजें हमें खुश करती हैं, देखिए वो हमारे आसपास ही होती हैं। तो इसे अंग्रेजी में एक शब्द है माइंडफुलनेस। तो आज का जो सेशन है वो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी माइंडफुलनेस से, ठीक है। तो आप जहां पर भी हैं, अगर माइंडफुल रहें, अपने आसपास सिर्फ उन चीजों पे कंसंट्रेट करना शुरू कर दें जो आपको अच्छी लगती हैं, तो ऑटोमेटिकली लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा प्रेफेस, हमने शुरुआत कर दी। अब जो मैं आपके साथ, वैसे मुझे समय दिया गया है 55 मिनट्स, लेकिन मैं इसको बोलूंगी 70 मिनट, क्योंकि अब जब रेडियो की बात की है तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हम रेडियो की कोई चीज आपको ना सुनाएं। जी 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 मैम। तो अरविंद जी, जी मैं मैम। ऑडियो वीडियो चलाना चाहती हूँ। क्या आप मेरे पास प्रेजेंटेशन है, मैं प्रेजेंट करूं? जी मैम, प्लीज प्लीज। ओके, सो लेट मी शेयर स्क्रीन। ओके, कैन आई जस्ट प्ले द वीडियो, क्योंकि मेरे पास हाँ आ गया एंटायर स्क्रीन। ओके ओके, वन सेकेंड। कैन यू सी दिस व्हाट आई एम प्लानिंग टू शेयर? नहीं, मैं जी अभी स्क्रीन पर नहीं आया मैम। अच्छा, एक सेकेंड एक सेकेंड। मैं पूरा स्क्रीन नहीं शेयर कर पा रही हूँ। जो हमारे टेक्निकल टीम के लोग हैं वो थोड़ा कृपया मदद करें इसमें। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं शेयर करूंगी, तो मैं हर बार YouTube से नहीं चला सकती। अगर आप जी किसी जी। को बुलाएं और वो हमारी मदद करें। विक्रम सर और शिवा सर, प्लीज मैम को थोड़ा असिस्ट कीजिए। क्या मैम आप कोई लिंक भेज सकते हैं जिससे वो ड्राइव करके आपके कहे हिसाब से उसे अच्छा ड्राइव कर रुकिए, दें मैं स्क्रीन पे? ऑडियो, एक मिनट, मैं ऑडियो चलाती हूँ, आप बताइए आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं। जी जी। आवाज आ रही है मैम? आ रही है आवाज? आ रही है आवाज? 70 मिनट है तुम्हारे पास। लेट्स हियर द वॉइस। शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। आज तुम अच्छा खेलो या बुरा, ये 70 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। तो कैसे खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बस इतना कहूंगा कि जाओ और ये 70 मिनट जी भर कर खेलो, क्योंकि इसके बाद आने वाली जिंदगी में चाहे कुछ सही हो या ना हो, चाहे कुछ रहे या ना रहे, तुम हारो या जीतो, लेकिन ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। तो मैंने सोचा कि इस मैच में कैसे खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बल्कि तुम मुझे बताओगे खेलकर, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर ये 70 मिनट इस टीम का हर प्लेयर अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया हॉकी खेल गया, तो ये 70 मिनट खुदा भी तुमसे वापस नहीं मांग सकता। जाओ और अपने आप से, इस जिंदगी से, अपने खुदा से, हर उस इंसान से जिसने तुम पर भरोसा नहीं किया, अपने 70 मिनट जी। ओके, तो ये 70 मिनट मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग याद रखेंगे। और मीनवाइल अगर हमारी टेक्निकल टीम आ गई है और मैं कुछ शेयर कर सकती हूँ विजुअल्स, because I'm not able to share the pictures. Wait, I'll just try one more time. जी ये बात करें, ये हमको आपको बता देंगे कैसे शेयर मैम जी जी।
हाँ, हमारी टीम साथ में है मैम, शिवा हाँ, और विक्रम नाम से है। अगर आपको कोई बात कहनी और जोड़ना हो तो आप उनको ओके। एड्रेस शिवा, करके बताइए। जी शिवा, जब जी, मैं शिवा स्क्रीन, और विक्रम। ओके शिवा हाँ, विक्रम, जब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तो एंटायर स्क्रीन तो आ रहा है, लेकिन वट एवर आई एम प्लेइंग ऑन माई स्क्रीन इज नॉट शोइंग। जैसे मैंने अपने स्क्रीन पर अभी एक पिक्चर डाली हुई है, तो अगर मैं स्क्रीन शेयर करूं तो वो पिक्चर आ जानी चाहिए, वो आ नहीं रही है। मैम आपकी स्क्रीन विजिबल है, आप जूम कर दीजिए इस पिक्चर को, फुल स्क्रीन कर दीजिए। आ गई पिक्चर? हाँ जी, हाँ जी। आ गई मैम। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करके मैं यही करना शुरू कर दूंगी। ओके, तो मैं जी ऑल राइट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, या कैन यू सी दिस प्रेजेंटेशन नाउ? जी यस। मैम जी। ओके, तो हम इसके थ्रू धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे, ये हमने किया। ओके, आज के इस लेक्चर को मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है। हमारा पहला भाग है रिलेटेबल स्टोरीज फ्रॉम लिटरेचर, उसके बाद विजुअल दैट टॉक, जिसमें हम करेंगे आर्ट की बात, द पावर ऑफ साउंड, रेडियो एज ए रेजिलिएंट कंपेनियन, और फाइनली लास्ट में मैं आपको देना चाहूंगी कुछ सिंपल एक्शनेबल टेकअवेज। बीच में अगर किसी को कोई सवाल पूछना होगा तो आप सवाल पूछ सकते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक ये पिक्चर दिखाना चाहूंगी माया एंजेलो की। वो घर पे नहीं लिखा करती थी, यूजुअली होटल रूम बुक किया करती थी, वहां से सारी चीजें हटा देती थी और फिर वो किताबें लिखती थी। इनकी एक किताब है एंड स्टिल आई राइज, विच इज वेरी वेरी पॉपुलर। आप अगर इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी। ब्लैक्स एम्पावरमेंट के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है एंड शी हैज डन सम कमेंडेबल वर्क। तो जब हम पढ़ते हैं कि कोई इतना महान काम कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिख रहा है, तो हमें लगता है उनकी एक प्रोसेस होगी लाइफ में सब कुछ करने की। और जब हम किताबें भी पढ़ते हैं तो उसमें भी कहा जाता है कि आप इस तरह बैठें, आप उस तरह तैयारी करें, लेकिन यहाँ पर आई एम टॉकिंग अबाउट माया, who actually used to go to a hotel and write over there. फाइनली वन ऑफ माय फेवरेट, खुशवंत सिंह, आई एम श्योर आप सबने उनका नाम सुना है। बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हुई हैं, और क्योंकि मैं खुद दिल्ली में रहती हूँ और लोधी गार्डन में मैं जा चुकी हूँ। अगर आप कभी दिल्ली आए तो मैं चाहूंगी कि आप लोधी गार्डन में आए, जरूर घूमें। उनका ये कहना था कि आई हैव नो सेंस ऑफ ह्यूमर, आई हैव नो सेंस ऑफ इंटेलिजेंस, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं सिर्फ सच बताता हूँ। तो इनकी ये जो किताब है ट्रेन टू पाकिस्तान, ऑफ कोर्स पार्टीशन वाज अ वेरी सैड इवेंट दैट हैपेंड इन आवर हिस्ट्री, लेकिन खुशवंत सिंह ने उस एक इंसिडेंट के अराउंड, अच्छा और ये एक फिक्शनल कहानी है मनु माजरा नामक गांव की, अपनी इस किताब में द लव बिटवीन सिख्स एंड मुस्लिम्स के बारे में बात की है। तो ये दिखाकर मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मैं 2 सेकंड के लिए इसको पॉज करूंगी और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर मैंने आपसे माया और खुशवंत सिंह के बारे में बात की है, तो व्हाट इज इट दैट आई एम ट्राइंग टू डिराइव? मैं, मेरा मैसेज क्या है जो मैं आपको देना चाहती हूँ? मेरा मैसेज बहुत सिंपल है। मेरा मैसेज ये है कि चाहे जितना अच्छा या चाहे जितना बुरा हमारे आसपास हो रहा होगा, आपका जो नजरिया है, आपका जो व्यू पॉइंट है, उस व्यू पॉइंट से ना आप या मैं सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते हैं, हम लोग हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं उनकी जिंदगी बदल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि खुशवंत सिंह खुद एक सरदार थे, तो नेचुरली पार्टीशन से बहुत ज्यादा अफेक्टेड थे। अब जब हम पार्टीशन की बात करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑफ कोर्स इतनी सैड घटना जिसमें इतने सारे लोगों ने अपना जीवन बर्बाद किया, घर बर्बाद हुए, उस घटना में भी अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिविटी देख सकता है, कोई व्यक्ति मोटिवेशन का मैसेज दे सकता है, तो आई थिंक दैट इज नॉट जस्ट अ बुक, दैट इज हाउ वी नीड टू लीड आवर लाइव्स। कि हमारे आसपास जो भी हो रहा है, एक और बड़ी अच्छी कहावत है जो मैं अपनी जिंदगी में खुद यूज करती हूँ, इंग्लिश में से कहते हैं, आज इज नॉट टू क्वेश्चन वाई, आज इज जस्ट टू डू एंड डाई। क्योंकि मेरे ख्याल से हमारी जिंदगी में, एटलीस्ट मेरी जिंदगी में, सबसे ज्यादा टेंशन आपको पता है किस बात से होता है? मुझे इस बात से नहीं होता कि मेरे दोस्त बहुत अच्छा कर रहे हैं, नहीं, उस बात से भी टेंशन होता है। जैसे एक और कहावत है ना कि दोस्त बुरा करें तो बुरा लगता है,
लेकिन दोस्त अगर अच्छा करें तो और बुरा लगता है। लेकिन उससे ज्यादा बुरा तब लगता है जब आप सोचें कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। भाई मुझसे कम टैलेंटेड लोग, मुझसे कम इंटेलिजेंट लोग मुझसे बड़ी बड़ी पोजीशंस पर आ गए हैं, और मैं जो इतनी टैलेंटेड हूँ, इतनी इंटेलिजेंट हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे क्यों नहीं वो मौका मिल रहा। अच्छा, तो ऐसे में घर के जितने भी बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो कहते हैं भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट नन ऑफ दिस मेक सेंस टू अस। तो हाउ डू यू स्टार्ट मेकिंग सेंस ऑफ दैट? जब आप उस चीज से कुछ ना कुछ क्रिएट करें। तो इसीलिए आज का टॉपिक है लिटरेचर एंड आर्ट। क्रिएट करने के लिए आपको बहुत बड़ा आर्टिस्ट होना ज़रूरी नहीं है। जैसे हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने बताया कि वो गाना गाते हैं, वो पेंटिंग करते हैं। क्या आपको पता है कि जब आप गाना गाते हैं गिटार लेकर, आप कितने लोगों को खुश करते हैं? अच्छा, लोगों को नहीं भी खुश करना है, आप अपने आप को खुश कर सकते हैं। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उनसे अगर हम डिसाइड करेंगे कि अच्छा भाई चलो हमें इंस्पिरेशन लेना है, तो क्या पता लाइफ में कहाँ कौन-सा टर्न आ जाए, कहाँ पे लाइफ हमारी और ज़्यादा बेटर हो जाए, एंड आपको वो मिल जाए जो हम ढूंढ रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अपने प्रेजेंटर व्यू में मैं जा रही हूँ। कैन यू सी दिस? ओके, ऑल राइट। सो कैन यू सी दिस? द मोस्ट फेमस डिपिक्शन ऑफ अलेक्जेंडर, ये एक पेंटिंग है। इट इज कॉल्ड अलेक्जेंडर मोजाइक। ये पोर्ट्रे करती है वो मोमेंट, बैटल ऑफ आइसिस था, जहां अलेक्जेंडर ने किंग डेरियस को हराया था। किंग डेरियस के बारे में हम सब ने सुना है। ये ओके, तो अलेक्जेंडर के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। लेकिन उसके पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो अलेक्जेंडर को पसंद करते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट को, और आपका क्या मानना है अलेक्जेंडर के बारे में? क्या वो वाकई में इतने ग्रेट थे कि नहीं थे? हमारे बीच में कुछ हैं जो हिस्ट्री पसंद करते हैं। आई एम श्योर देयर मस्ट बी मेनी हिस्ट्री प्रोफेसर्स। अच्छा, उसके पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ कि अगर कोई फैक्ट या कोई बात हिस्टोरिकली करेक्ट ना हो तो आप मुझे एक्सक्यूज कर दीजिएगा, बिकॉज मैंने बहुत सारी चीजें अपने हिसाब से तोड़ी मरोड़ी हैं। तो ये दिस इज नॉट कंप्लीटली फैक्चुअल। द आइडिया इज टू गेट इंस्पायर्ड। तो अलेक्जेंडर के बारे में आप अगर कुछ कहना चाहें तो अवश्य कहें, क्योंकि मुझे अलेक्जेंडर बहुत पसंद है। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। जी जी, मैं अलेक्जेंडर के बारे में जहाँ तक बात, 326 ईसा पूर्व में वो आया था इंडिया में जी और काफी जगहों पर जीत कर आया था। मैसेडोनिया का था, ये बात फैक्ट है। लेकिन मुझे वो पर्सनली पसंद नहीं है। उसका कारण ये है कि दुनिया में स्ट्रेस के बहुत बड़ी वजह जो है वो मारकाट है। और करेक्ट जब आप दूसरे की जमीन को जीतना चाहेंगे तो जरूर लोगों को मारेंगे, काटेंगे। यही नादिर शाह ने किया था और यही तैमूर ने किया था, ऐसी यही और लोगों ने किया था जो इस तरह की चीजें कर रहे थे। तो चीजों को मतलब बाउंड्रीसाइज करने के बजाय अगर चीजों को खुला रखा है जाए, बहुत अच्छा है। एक गाना है कि पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो इंसान कौन होता है? बाउंड्रीज बनाने वाला और दूसरे इंसानों को रोकने वाला। तो करेक्ट हमें रिली रहना चाहिए, ना कि हमें जीतने की कोशिश करनी चाहिए कि हमें हर किसी को जीतना। जीना तो हमें उतना ही है जितना जीना है। और अलेक्जेंडर 26-27 की उम्र में मर भी गया था। क्या वेरी हासिल हुआ? उसे शायद मरने के बाद सोचा हो उसने। धन्यवाद। राइट, थैंक यू विकास जी। कोई और कुछ कहना चाहेंगे अलेक्जेंडर के बारे में? अच्छा, लेकिन आप लोग ये तो मानते हैं, ये थोड़ा सा मॉरलिस्टिक व्यू हो गया हमारा कि हम में से कुछ अग्री करेंगे कि उन्होंने जो किया वो सही था, कुछ कहेंगे उन्होंने जो किया वो गलत था। लेकिन अभी वो डिबेट हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ये मानते हैं ना कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो इनकी टाइटल पड़ी है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि उन्होंने जो किया वो कैसे कर पाए इतनी यंग एज में। दैट इज, उसके पीछे एक राज था, उसके पीछे एक जैसे हम लोग कहते हैं ना, देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। तो 26 की उम्र तक उसने नियरली पूरे वर्ल्ड पर कब्जा कैसे कर लिया? दैट इज समथिंग विच इज वर्थ क्वेश्चनिंग। हाँ, वो सही था कि गलत था, दैट आई टोटली अग्री। वो हम सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। तो अलेक्जेंडर के बारे में कुछ और, उनकी लाइफ के बारे में किसी को कुछ पता है? कोई चीज जो आपको, आपने पढ़ी, आपको याद रही? जी मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून नसीब जी। मैडम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो सिकंदर हुआ है उसी को अलेक्जेंडर कहा गया है क्या? करेक्ट करेक्ट, जी जी। हाँ, उसका ये था कि मैं
कोई सुना है कहीं पे, पढ़ा भी है कि जब वो उसने कहा था कि जब मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो मेरे जनाजे में जितने भी वैद हकीम हैं उनको जरूर शामिल कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि जो मृत्यु है वो अटल सच्चाई है। दूसरा ये है कि जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी है, जितनी भी धन दौलत शोहरत है, वो राहों में बिछा दी जाए, ताकि लोगों को एक मैसेज जाए कि ये दौलत किसी काम नहीं आती है, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। ब्रिलियंट, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच नसीब जी। तो अब मैं आपको बताती हूँ द सीक्रेट टू अलेक्जेंडर सक्सेस। आप इमेजिन करके देखिए, एक 16-17 साल का लड़का जंग के लिए निकल पड़ा है और इतने सारे हजारों लाखों सोल्जर्स उसके साथ हैं, वो हर बार नए नए किंगडम्स को कैसे कॉन्कर कर लेता है। तो अलेक्जेंडर की एक आदत हुआ करती थी, जब भी ये किसी नए देश पर जाते थे हमला करने के लिए, बहुत सारे शिप्स होते थे क्योंकि उन दिनों नदी के थ्रू, सीज के थ्रू ही मूवमेंट होता था, ट्रैवल होता था, रोड्स थी नहीं, ट्रांसपोर्ट था नहीं। तो जब सी के थ्रू इनके बड़े बड़े शिप्स किसी भी नए किंगडम को ओवर पावर करने के लिए उसके शोर्स पर अपने शिप्स लगाते थे, तो अलेक्जेंडर अपने सोल्जर्स से कहता था, चलो भाई उतरो, अब अपने शिप्स को यहाँ एंकर कर देते हैं, आइए अपना टेंट लगाइए, हम लोग रणनीति बनाएंगे, प्लान करेंगे, कल हमला करेंगे। सारे सोल्जर्स थके हुए होते थे, शिप से उतर जाते थे, उनका बिस्तर लगाया जाता था, खाना बनाया जाता था और आराम करते थे सोल्जर्स, क्योंकि अलेक्जेंडर उन्हें एक दिन देता था आराम करने के लिए। महीनों महीनों के वॉयज हुआ करती थी। इस बीच जब वो सोल्जर्स आराम कर रहे होते थे, तो अलेक्जेंडर अपने 4-5 ट्रस्टेड लोगों के साथ जाकर अपने सारे शिप्स जला दिया करता था। ये जो बड़े बड़े शिप्स जिससे ट्रैवल करके ये लोग इस किंगडम को जीतने के लिए आए हैं, जो शिप्स सबसे इम्पोर्टेंट है वापस जाने के लिए, अलेक्जेंडर उन शिप्स को जला दिया करता था। वहीं से ये कहावत आई है, बर्निंग योर ब्रिजेस। इंग्लिश में हम एक कहावत कहते हैं, बर्निंग योर ब्रिजेस। बर्निंग योर ब्रिजेस का मतलब ये होता है कि अगर मेरा कोई दोस्त है और मैंने उससे लड़ाई कर ली और मैंने ऐसी ऐसी बातें बोल दी कि वो दोस्त दोबारा मुझसे बात करेगा ही नहीं, तो मैं कहूंगी कि आई हैव बर्न्ड ऑल माई ब्रिजेस। हो सकता है बाद में मैं बात भी करना चाहूँ, तो वो दोस्त या वो जानकार या वो कॉलीग दोबारा मुझसे बात ना करे। क्यों करते थे अलेक्जेंडर ये? इसलिए करते थे बिकॉज देयर इज एक्चुअली अ थियोरी इन साइंस कि हमारी जिंदगी में फेलियर का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? सबसे बड़ा दुश्मन होता है ऑल्टरनेटिव। हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि लाइफ में प्लान ए के साथ प्लान बी भी होना चाहिए, लेकिन द मिनट आपने प्लान बी बना लिया तो आपका प्लान ए से फोकस ऑलरेडी हट जाएगा। अगर आपको पता है कि प्लान ए के अलावा कुछ है ही नहीं, दिस इज डू और डाई, दैट इज व्हेन यू आर गोइंग टू गिव इट योर बेस्ट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वाकई में सिर्फ प्लान ए पर ही काम करें, बी सी डी ई ना रखें, लेकिन ये सोच के चलिए कि अगर ये काम हमें करना है तो अपना सब कुछ यहाँ देना है। जब सब कुछ होने के बाद भी नहीं होगा, देन लेट्स लुक एट अनदर प्लान। सो दिस इज वन रीजन यूज टू डू इट। ऑल्सो ये हो सकता है सुनने में बहुत क्रूर लगे, लेकिन जो सोल्जर्स अपने घरों से इतनी दूर हैं और बाहर आए हुए हैं, वो डरे हुए होते थे, नर्वस होते थे, और उनमें से बहुत सारे सोल्जर्स ऐसे भी होते थे जिन्हें लगता था कि आधी रात को हम निकल जाएंगे यहाँ से, भाई हम ऑलरेडी बहुत लड़ चुके हैं, हम नहीं लड़ना चाहते, हमारी लड़ाई तो है नहीं, ये जो जमीन जीतेगा वो अलेक्जेंडर के पास जाएगी। ऐसे भी लोग होते थे। लेकिन अगर आपने शिप्स ही जला दिए, देन यू डू नॉट हैव अनदर ऑप्शन बट टू गिव इट योर बेस्ट। तो बात चाहे सक्सेस की हो, मेंटल हेल्थ की हो, पॉजिटिविटी की हो, जब हम एक बार ठान लेते हैं दैट वी हैव टू गिव इट आवर बेस्ट, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप जहां पर भी हैं, आप उसी सब्जेक्ट में देख लीजिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, कितनी चीजें हैं जिनसे कि आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और ये सिर्फ अलेक्जेंडर ही नहीं, जो भी हमारे हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग वेज हुआ करते थे to continue doing what they are doing. Some of it was right, some of it was wrong. तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे, बिकॉज यहाँ जब हम लोग एक साथ बैठे हैं तो हम एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेने के लिए बैठे हुए हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी फिगर है, जरूरी नहीं कि वो हिस्टोरिकल फिगर हो, वो आपकी अपनी जिंदगी की कोई फिगर हो सकती है, कोई पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप इंस्पिरेशन लेते हैं, तो मुझे 2-3 लाइनों में बताइए, बिकॉज वो सिर्फ आपका ही नहीं,
हम सबका इंस्पिरेशन होगा। सो व्हेन वी आर सेइंग लेट्स गेट इंस्पायर्ड विथ लिटरेचर, आर्ट, मेरे ख्याल से हमारी जो जिंदगी है वो सबसे बड़ी आर्ट है, और हमारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है, हमारी अपनी कहानियां। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, कल मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट देखा। आई एम श्योर आप सब इंस्टाग्राम पर भी होंगे, फेसबुक पर भी होंगे। कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक एडवर्टाइजमेंट देखा कि जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम वीडियो हो गया, सोनी लिव हो गया, वो आपसे आपकी कहानियां मांग रहे हैं। So the OTT platforms want you to get in touch with them. उनको बताइए ये मेरी जिंदगी की कहानी है, और अगर उन्हें आपकी कहानी पसंद आई तो वो उसके ऊपर एक पूरी सीरीज बना देंगे। Now there's nothing new in this. आप देखिए दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी महान किताबें हुई हैं, जितनी बुक्स हुई हैं, चाहे वो फिक्शन हो चाहे रियलिटी हो, वो सारी किताबें किसी न किसी से इंस्पायर होकर लिखी गई हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि हमारे आसपास जब इतने लोग हैं, हम आसपास ही क्यों नहीं एक दूसरे से इंस्पायर हो जाते हैं? तो ये जो हमारा लेक्चर है, ये एक अटेम्प्ट है टू डू एग्जैक्टली दैट। टेल मी हु इंस्पायर्स यू राइट नाउ, whoever that person, that book, that event, that picture, जो भी है वो, कौन है वो? मैम हाँ, मैं महात्मा गांधी और उसके बाद मार्टिन लूथर किंग जूनियर से बहुत इंस्पायर। ओके, और क्या हाँ बहुत जी, अच्छा लगता है आपको? उसका कारण ये है मैम कि हम लोग बात करते हैं नॉन वायलेंस की, तो जो ये नॉन वायलेंस का जो भी जिक्र है ये लगभग सभी रिलीजन्स में है, लेकिन हम पिछले 2-2.5 हज़ार साल में देखें तो नॉन वायलेंस को कभी प्रैक्टिस नहीं किया गया। जो करेक्ट, आपने अलेक्जेंडर की बात की या फिर उसके बाद तमाम लोग और भी आए, चाहे हमारे यहाँ हर्षवर्धन रहा हो या दूसरे वहाँ बाहर के यूनान के और उसके देश के राजा रहे हों, सभी ने जीतने की कोशिश की है एक दूसरे को। उसके बाद में फिर जो पीरियड आया था सल्टनेट पीरियड, देन इंग्लिश पीपल दे केम टू इंडिया, तो ये सब जो हुआ है इस बीच में, इनमें सिर्फ मारकाट हुई है और वायलेंस हुआ है। तो उस चीज को जो कि हमारे स्क्रिप्चर्स में दी हुई है नॉन वायलेंस को लेकर, उस चीज को प्रैक्टिस नहीं किया गया इन 2-2.5 हज़ार सालों में। तो उस चीज राइट, को प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करने का काम महात्मा गांधी ने किया, और ये चीज जो प्रैक्टिस उन्होंने की है वो उन्होंने अपने काम से दिखाया उसको कि नॉन वायलेंस करना, नॉन वायलेंस के थ्रू ही हमें करना है नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, आप किसी को मार नहीं रहे हैं, किसी को पीट नहीं रहे हैं, नॉन कोऑपरेशन के थ्रू हम नॉन वायलेंस जो है उसके थ्रू कर रहे हैं नॉन कोऑपरेशन। मतलब जितने मूवमेंट उनके थे, चंपा ग्रहण से जो उनका सत्याग्रह था वहां से लेकर भारत छोड़ो तक, उनके स्तर से नॉन वायलेंस की पूरी कोशिश की गई थी कि कुछ भी वायलेंस ना हो। तो ये चीज प्रैक्टिस करने का काम महात्मा गांधी ने किया इतनी शताब्दियों में, लगभग 2 सहस्राब्दियों में। तो इसीलिए मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, और उनसे इंस्पायर मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। उन्होंने काले लोगों के लिए बहुत काम किया अमेरिका में, इसलिए मैं, और उसके अलावा नेल्सन मंडेला और भी लोग हैं। धन्यवाद। वंडरफुल, वंडरफुल। किसी ने कोई किताब पढ़ी है जो जिससे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए हैं और उन्हें बहुत पसंद आई हुई है? क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मुझे भी कुछ किताबों के बारे में पता चले जो हो सकता है मैंने ना पढ़ी हूँ और पढ़ने के लिए मिल जाए। मैम, क्राइम एंड पनिशमेंट, दैट्स ऑफ दोस्तोयेव्स्की। यस, ब्यूटीफुल बुक, वंडरफुल बुक। ओके, व्हाट एल्स? अनामिका जी आप स्माइल कर रही हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रही हैं, मुझे दिख रही हैं अनामिका जी, दिव्या भी दिख रही हैं जी। कोई और किताब, कोई और व्यक्ति, कोई और इंसान? मैं बताऊं मुझे कौन इंस्पायर करता है? मैं मेरी गीता एक करके एक किताब है, वो देवदत्त पटनायक जी की है। उन्होंने कौन भगवत सी? गीता के ऊपर एक टीका लिखा, मेरी गीता। राइट, राइट। मेरी देवदत्त पटनायक जी की, तो उन्होंने भगवत गीता के ऊपर एक टीका लिखी है जो उन्होंने अपने हिसाब से लिखी है। इसमें उन्होंने 18 द्वार बताए हैं, 18 दिनों के युद्ध का कारण बताया है, और इंसानी शरीर में 18 द्वार कौन से होते हैं वो बताए हैं, और अपने नजरिए से भगवत गीता को उन्होंने प्रस्तुत किया है, उस युद्ध को प्रस्तुत किया है। बहुत सुंदर किताब है, तो उसे पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई और कविता अगर किसी को बहुत पसंद आई है और हमें बताना चाहते हैं? अच्छा, किसी ने रश्मि रथी सुनी है? जी पढ़ी है मैम, पढ़ी भी है रश्मि रथी? पढ़ी भी है, जी मैम। मुझको याद भी है। अच्छा, यहाँ कोई लेडी बोली है, कौन बोली? मैम मैं सीमा जी। मैं सीमा।
जी हाँ सीमा, जी, बोलिए दिनकर आपको। की रश्मि रथी हमने पढ़ी है, हमारे कोर्स में लगी है और हम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ जयशंकर प्रसाद की कमाईनी भी बहुत प्रभावित करने वाली किताब है। ओके ओके, तो मैं रश्मि रथी के बारे में आपको बताना चाहूंगी। रामधारी सिंह दिनकर जी मुझे हमेशा से बहुत पसंद रहे हैं, और जब मैं स्कूल में थी तो अब क्योंकि तब ये पता नहीं था कि रेडियो जॉकी बनूंगी, लेकिन हाँ बोलने का बहुत शौक था, तो एलोक्यूशंस पढ़ा करती थी, डिबेट्स पढ़ा करती थी, और आप मानेंगे नहीं, ये कविता पढ़ के मैं अपने स्कूल की हेड गर्ल बन गई थी, क्योंकि वहां पर बोला गया था कि सब अपनी अपनी स्पीचेस दो। जैसे जब आप किसी भी ऑफिस के लिए खड़े होते हैं तो प्रेसिडेंट इलेक्ट को एक स्पीच देनी होती है कि आप के बारे में क्या खास है। ये नहीं कि आप स्कूल या कॉलेज में क्या करेंगे, लेकिन आप बस एक स्पीच देते हैं। और मैंने वहां जाके बोला कि मैं स्पीच नहीं देना चाहती हूँ, मैं बस ये कविता पढ़ना चाहती हूँ, और इसके थ्रू आप समझ जाएंगे कि मेरी मंशा क्या है लाइफ में, मैं किस चीज में विश्वास रखती हूँ। और मैंने सिर्फ ये कविता पढ़ी थी, तो इसलिए ये कविता बहुत क्लोज टू माय हार्ट है। फॉर दोज ऑफ यू जो शायद इस कविता के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, कोई हमें बताना चाहेंगे, मैं चाहूंगी कि आप लोग सब जाके ढूंढ के ये कविता पढ़ें, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट लिटरेचर, व्हेन वी टॉक अबाउट पेंटिंग्स, तो कई बार हमें पसंद नहीं होता पोएम्स पढ़ना, राइट? जैसे मुझे पेंटिंग समझ में नहीं आती है, तो मैं अगर किसी आर्ट एग्जीबिशन में भी जाती हूँ तो कोई ना कोई मुझे चाहिए जो एक्सप्लेन करे कि ये क्या है, कैसे है। बट आई एंजॉय जस्ट लुकिंग एट द पेंटिंग्स। तो कविताओं में भी जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं इट विल स्टार्ट इम्पैक्टिंग यू। तो कोई बताएगा ये इस कविता का सार क्या है? सीमा जी। मैम मैम, कैन आई स्पीक? हाँ जी जी, चलिए बोलिए, विकास जी आप बोल लीजिए। मैम आप बोलिए, फिर मैं बोल। नहीं ओके, नहीं, लेडीज बोलिए, आप फर्स्ट। बोलिए बोलिए। सीमा जी लेडीज फर्स्ट, चलिए आप बोलिए पहले। वास्तव में ये जो रश्मि रथी है, ये करण और कुंती का संवाद है, और करण के जन्म पर करण की अपेक्षा और परशुराम से शिक्षित होना, फिर शापग्रस्त होना, और जो करण की जो पीड़ा है उसको व्यक्त करता ओके, विकास जी। मैम जो आपने कहा ना दिनकर जी से आप बहुत, मुझे लगता है मेरे लिए तो वो भगवान से ऊपर है। तो दिनकर जी की कलम अद्भुत कलम है, और रश्मि रथी जी को मैंने बहुत पढ़ा है, ऐसे बताओ। तो ओके इसमें रश्मि रथी के अंदर जो आप पूछ रहे हैं कि क्या क्या है, तो रश्मि रथी के अंदर जो दिनकर जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, उन्होंने कर्ण के चरित्र को उभारने का प्रयास किया है। एक तरीके से कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि उन्होंने उसका महिमा मंडन किया है, लेकिन कर्ण ने जो कुछ सहा वो कर्ण के मुख से ही उन्होंने कहलवाया है। कृष्ण और कर्ण का संवाद भी उसके अंदर है। और जब वो कौन सा पर्वत है, विंध्याचल शायद पर्वत है, वहां पर जाकर परशुराम जी से वो ले रहा होता है, क्या बोलते हैं, दीक्षा ले रहा होता है शस्त्र में। तो उस समय का संवाद भी है उसके अंदर। दान को लेकर उसकी महत्ता का भी उसके अंदर संवाद है। अगर आप कहें तो मैं दो तीन चार लाइनें उसमें बोलूं, क्योंकि मैंने उसको बिल्कुल कंठस्थ किया। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। जी, सर्ग 3 है शायद, कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय कर तो आधा दो दो, उसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे वर्जन पर इतना उठाएंगे। मतलब ये बहुत लंबी है, बहुत समय निकल जाएगा, लेकिन इसमें जो है भगवान कृष्ण पहुंचते हैं पांडवों के कौरवों के पास में, और दुर्योधन से कहते हैं 5 ग्राम दे दो सिर्फ हमें, 5 गांव, फिर उसके बाद में हम युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन कर्ण उसके लिए भी तैयार नहीं होता है, और उसके बाद में वो सभा को छोड़ के जाते हैं। उसके बाद कर्ण के साथ उनका संवाद होता है, और कर्ण जो है अपनी व्यथा उनको बताता है, श्री कृष्ण उसको समझाते हैं, राइट। लेकिन वो है। विकास जी थैंक यू वेरी मच। मैं आपको यहीं पे रोकूंगी, बिकॉज हम और भी लोगों को थोड़ा मौका देते हैं। रितेश जी ने हाथ उठाया है कुछ कहने के लिए। जी रितेश जी। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। दरअसल मैं रश्मि रथी मैंने पढ़ा है, और मैं ये मानता हूँ कि रामधारी सिंह दिनकर की वो एक अनोखी कविता है। और आजकल के काफी कवियों में ऐसी कला, जो लिखने की जो कला है ना वो, और एकदम से स्पष्ट संस्कृत निष्ठ हिंदी शब्दों का जो चयन है जी वो बहुत ही जबरदस्त है। करेक्ट। हालांकि मैं उसको एंजॉय करता हूँ, लेकिन मैं बेसिकली उसके कंटेंट से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, ओके, क्योंकि अगेन अगेन तो हम लोग थोड़ा सा जजमेंट को साइड रखेंगे, बिकॉज हम लोग अभी सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि किन चीजों से
हम इंस्पायर हो सकते हैं। हो सकता है आप इंस्पायर ना भी हो, लेकिन अरविंद जी मैं चाहूंगी कि एक लेक्चर आप रखिएगा जिसमें हम सिर्फ यही चर्चा करें कि इंस्पायर होना जरूर जरूर मैम, चाहिए कि जरूर। नहीं होना चाहिए। ठीक। ठीक कहा मैंने रितेश जी? मैं हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक ए, कहा। एक हाँ वो किताब हाँ बिल्कुल, हाँ, उससे मैं इंस्पायर नहीं होता हूँ। अच्छा ठीक है, परफेक्ट, इट इज परफेक्टली फाइन। मैं इस संदर्भ में अगर आप मुझे आज्ञा दें तो एक दो वाक्य मैं कुछ कहना जी चाहूंगा। जी अरविंद जी। दरअसल किसी रचना से आप इंस्पायर होंगे और उसकी संभावना बनेगी, उसके पीछे सबसे बड़ी जरूरत होती है कि कोई लेखक किसी रचना का निर्माण क्यों कर रहा है। आप याद कीजिए कि रश्मि रथी की रचना जो दिनकर ने की है वो आजाद भारत के आसपास का समय है। तो एक स्वप्न है उसके पीछे कि मैं रश्मि रथी की रचना क्यों कर रहा हूँ। मैं एक ऐसे भारत के निर्माण का स्वप्न देखते हुए रश्मि रथी की रचना कर रहा हूँ जिसमें किसी भी व्यक्ति की पहचान जाति कुल धर्म गोत्र आदि के आधार पर ना हो, बल्कि उसकी प्रतिभा के आधार पर हो। तो एक ऐसा भारत बने, आजाद भारत, जिसमें हर एक भारतीय नागरिक की पहचान उसकी प्रतिभा के बल पर हो, न कि क्षेत्र भाषा जाति गुण गोत्र आदि के आधार पर। तो ये स्वप्न दृष्टि के साथ अगर एक रश्मि की रचना हुई है तो आप कल्पना कीजिए उसका पाठ करते हुए जब आप उसमें इस दृष्टि से प्रवेश करेंगे तो कितनी बड़ी बात निकल कर आती है, कितनी बड़ी प्रेरणा उसके उसमें मौजूद ये बहुत अच्छा है। जी पॉइंट मैम, है। थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच ये बात हमसे शेयर करने के लिए। अच्छा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आई जी एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन अगेन, और मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ एंड देन लेट्स सी आप पहचान पाते हैं कि नहीं कि ये क्या है। 1 मिनट, शेयर, ओके, आई गो बैक टू माय स्लाइड शो। सॉरी, इसके बाद मैं ना अपने स्लाइड शो को पॉज कर दूंगी। जी, देख सकते हैं आप? जी मैम, जी बिल्कुल। तो क्या कोई मुझे बता सकता है ये क्या है? तो हम अपने दूसरे भाग पर आ गए हैं जिसका नाम है विजुअल्स दैट टॉक। उससे रहल बोलते हैं। हाँ जी, किताब रखकर जो पढ़ने के लिए रहल। ओके, तो ये एक पिक्चर है। पहले मैं आपको विजुअल के बारे में बता दूं। एक लेडी लेटी हुई है, वो पट्टियों में बंधी है, और ऊपर उनकी आंखों के ऊपर एक फ्रेम लगा है जिसके ऊपर वो लिख रही हैं। जिस लेडी की मैं बात कर रही हूँ इनका नाम है फ्रीडा काल्हो। फ्रीडा काल्हो का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। एक मेक्सिकन पेंटर थी। फ्रीडा की जो लाइफ है ना, जैसे कई बार हम अपनी लाइफ को देखकर कहते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बट जरा अपने आसपास देखें तो पता चलता है और क्या क्या हो रहा है। तो फ्रीडा कालो, इनकी एक पेंटिंग है जिसके बारे में हम अभी रुक के बात करेंगे। जब ये 6 साल की थी तो इनको पोलियो हो गया, राइट लेग इनका पतला और छोटा हो गया। 18 साल की उम्र में इनका एक एक्सीडेंट हुआ जिससे कि इनकी स्पाइन जो है वो 3 जगह से टूट गई। कॉलर बोन, रिब्स, पेल्विस, राइट लेग, फुट सब क्रश हो गया। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डैमेज हो गए। सो मच सो कि डॉक्टर ने कहा अब ये जिंदगी भर सिर्फ बेड पे लेटी रहेंगी। 18 साल की थी वो उस समय। और उसके बाद जिंदगी भर उनके ऑपरेशंस होते रहे। कभी भी वो नॉर्मल नहीं हो पाई, ठीक नहीं हो पाई। लेकिन शी चोज पेंटिंग एज हर सर्वाइवल मैकेनिज्म। अपने पेन को उन्होंने आर्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और आज फ्रीडा कालो इज अ सिंबल ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर ऑल द पीपल। तो मैं उनकी एक पेंटिंग आपको दिखाती हूँ। ये जो पेंटिंग है फ्रीडा कालो की, ये उनकी बहुत बेहद मशहूर पेंटिंग है और उस पेंटिंग का नाम है द ब्रोकन कॉलम, ला कॉलमना रोटा। इस पेंटिंग को देखकर क्या आ रहा है आपके दिमाग में? हेलो जी, मैम, इस पेंटिंग में स्पाइन को दिखाया गया है कि उनका स्पाइन ब्रेक हुआ है एंड शी इज बाउंडेड नॉट टू डू एनीथिंग फॉर ऑल द लाइफ। जिस तरीके से ये वाइट पट्टियां दिखाई गई हैं और करेक्ट। बीच में
स्पाइन दिखाई गई है कि वो स्पाइन मतलब उठ नहीं सकती हैं और लाचार हैं, बस केवल इसी तरीके से लेटे रहने के लिए, क्योंकि वो नेक तक जा रहा है। ओके, व्हाट एल्स? द स्पाइन मतलब एक जो रोड बीच में हाँ, दिखाया नहीं, गया है। मैं आपकी बात समझ गई। मैं कह रही हूँ इसके अलावा और क्या है पेंटिंग में, कोई और भी बता सकते हैं? मैम ये लग रहा है कि वो वुंडेड हैं, लेकिन वो इच्छा शक्ति दिखा रही हैं कि उन्होंने ये जो उनकी स्पाइन टूटी है उसको इन पट्टियों के सहारे उन्होंने जो है स्थिर रखने की कोशिश की है, जिससे जो वो अपना काम कर सकती हैं वो कर सकें। नहीं तो आपको कैसे लग रहा है कि वो डिटर्मिन्ड लग रही हैं? पेंटिंग से कैसे लग रहा है ये मैम चेहरे से लग रहा है कुछ। चेहरे में क्या? थोड़ा चेहरा फिर से दिखाएंगे मैम? जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब हम पिक्चर देखते हैं, तो हम जब विजुअल कह रहे हैं, जब हम आर्ट कह रहे हैं, तो ये पेंटिंग क्यों इतनी फेमस हो गई है? मतलब मेरे ख्याल से ये मैम जी, मैम रियल कॉन्टिनेंस कॉन्टिनेंस ऑफ द फेस, जो फेस पे ग्रेवनेस और फेस पे एक मतलब एक्सप्रेशन है, तो वो एकदम से डिफरेंट है। वो शो करता है विल पावर को, वो शो करता है रेचनेस को, मतलब एक लाचारी को, और उसके साथ साथ विल पावर। और जो आई है जो उनकी आंखें हैं, वो शो करती है मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, आंखों में आंसू हैं, आंसू निकल रहे हैं, बिकॉज पेन हो रहा है उन्हें। ऐसा नहीं है कि पेन नहीं होगा, तो आंखों में आंसू निकल रहे हैं। लेकिन आंखों की लुक आप देखिए, लुक एट द स्टेयर, शी इज स्टेयरिंग हर ट्रबल्स इन द फेस। वो अपनी आंखों से कह रही हैं कि अच्छा ठीक है, और लेकर आओ, और क्या कर सकते हो कराओ, और कितने कितने मुझे यातनाएं दे सकते हैं, जो कर सकते हो करो, लेकिन मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी। मुझे अगर पेंटिंग करनी है, मैं अपनी पेंटिंग करूंगी। अच्छा, वो अपनी पेंटिंग्स के जरिए ये भी बताना चाह रही थी दैट पेन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो आपको पता है, आज हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें पेन नहीं चाहिए, बस किसी तरह दर्द नहीं होना चाहिए। अगर दर्द हो रहा है, तो हमारे अपने अपने एस्केप मैकेनिज्म्स हैं। कुछ लोग ड्रग्स करते हैं, कुछ अल्कोहल करते हैं, कुछ पार्टीज करते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं, कुछ सो जाते हैं, कुछ टीवी देखते हैं। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ये बिहेवियर के विकार हैं। ये हम इसलिए करते हैं बिकॉज वी वांट टू एस्केप दैट पेन। अब जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल पेन हो, इट कुड बी मेंटल पेन, इट कुड बी द पेन ऑफ टेकिंग एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, इट कुड बी द पेन ऑफ कन्फ्रंटेशन, इट कुड बी एनीथिंग। सो व्हाट फ्रीडा ट्राइड टू से अपनी पेंटिंग के जरिए, वो ये कहना चाह रही थी कि भाई, जब लाइफ में कोई चीज होनी ही है, तो आप उसमें पेन दिखाइए। मैं उस पेन के जरिए आपको बताऊंगी हाउ टू कम आउट ऑफ दैट पेन। तो इनकी ये जो पेंटिंग है, द ब्रोकन कॉलम, ये मेरी अपनी एक पर्सनल पेंटिंग है, बिकॉज आई आई रियली लाइक फ्रीडा कालो। और इनके नाम की एक फिल्म भी आई हुई है, अगर आपके पास ओटीटी प्लेटफॉर्म है, तो सलमा हायक ने उसमें एक्टिंग की है बहुत अच्छी। तो उनके ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। पेंटिंग बिकेम हर सर्वाइवल मैकेनिज्म। तो जो भी उनका पेन था और उसकी वजह से जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था, वो अपनी पेंटिंग के जरिए दिखाती थी। तो ये देखिए, ये फ्रीडा कालो है। कुर्सी पे भी जब बैठती थी, तो इनके लिए एक स्पेशल चेयर बनी हुई थी, एंड थ्रू आउट हर लाइफ शी वॉज लाइक दिस, शी वॉज इन द बॉडी ब्रेस। सो जब हम कहते हैं ना, आज के जो हमारे लेक्चर का टॉपिक है कि आर्ट एंड लिटरेचर, अगर हम आर्ट एंड लिटरेचर पढ़ना शुरू करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि कई लोग हैं जिनकी सिचुएशन हमसे 10 गुना ज्यादा सैड थी, हमसे 10 गुना ज्यादा मुश्किल थी, और उन्होंने क्या किया फिर? हाउ डिड दे कम आउट ऑफ इट? व्हाट डिड दे डू? तो वो चाहती तो डिप्रेशन में चली जाती, और ऐसे बहुत लाखों हजारों एग्जाम्पल्स हमारे आमने सामने होंगे। लेकिन ये तब होगा जब हम आर्ट और लिटरेचर पर ध्यान देना शुरू करेंगे। ओके, सो अगेन ब्रोकन कॉलम से मुझे पर्सनली क्या मिलता है? जैसे जब मैं कभी बहुत हताश हो जाती हूँ, डिप्रेस्ड हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, तो मैंने अपने कमरे में, अब नेचुरली आई कांट अफोर्ड द ओरिजिनल पेंटिंग, लेकिन मैंने
एक वो पेंटिंग अपने कमरे में लगाई हुई है, मेरे लिए क्या मैसेज है? पहला, अपने पेन को ना अपनी आर्ट में ट्रांसफॉर्म करिए। और आर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप पेंटिंग करते हो, गाना गाते हो। आर्ट कुड बी टीचिंग, आर्ट कुड बी गार्डनिंग, आर्ट कुड बी कुकिंग। अगर आप उसको एंजॉय करने लगेंगे, बिकॉज आई डू दैट, सो माई आर्ट इज, आई लव साउंड, आई लव रिकॉर्डिंग, आई लव मेकिंग पॉडकास्ट, आई लव प्रोड्यूसिंग, तो मैं वही सब अपना करना शुरू कर देती हूँ। तो ट्रांसफॉर्म करिए अपने पेन को आर्ट में। ऑनेस्टी, तो पेन और वल्नरेबिलिटी, तो ये पेंटिंग इसलिए भी कॉमन है कि उन्होंने अपने आप को खूबसूरत करने की कोशिश नहीं की, वो जैसी हैं वैसा दिखाया। सो वी हैव टू एक्सेप्ट, जब तक हम ऑनेस्ट नहीं है तब तक इनर स्ट्रेंथ आएगा नहीं। तो बाहर से हम जितने भी टूट जाएं, अंदर से स्ट्रेंथ जरूरी है। सेल्फ एक्सेप्टेंस कि ठीक है, मुझ में ये चीज नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती, बिग डील, देयर आर 10,000 अदर थिंग्स आई कैन डू। सो द मिनट आई लुक एट दिस पेंटिंग ना, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में आ जाती हैं, एंड इट गिव्स मी सम काइंड ऑफ अ मोटिवेशन। ऑफ कोर्स टाइम लगता है फिर भी उस चीज से बाहर निकलने में, बट एंड दिस इज जस्ट वन पीस ऑफ आर्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप अगर अपने आसपास देखेंगे, जैसे अभी हमारे एक पार्टिसिपेंट ने बताया कि आपके खिड़की के बाहर एक बहुत प्यारा पेड़ है, आपको ग्रीनरी दिखाई दे रही है, गार्डन दिखाई दे रहा है। आप जितने बड़े बड़े गुरुओं को सुन ले, महात्माओं को सुन ले, किताबें पढ़ लें, हर जगह ये लिखा होता है कि there's nothing more calming than greenery। और अगर हमारे आसपास पेड़ पौधे चिड़िया ये सब है, तो फिर वहीं पर समय बिताना शुरू कर दीजिए, लॉट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू कम टू रेडियो। यहाँ तक आपके पास कोई सवाल है या कोई ऑब्जर्वेशन है? हो सकता है आपकी अपनी कोई पेंटिंग हो जिसके विषय में आप बात करना चाहें, हमें बताना चाहें, जो आपको बहुत पसंद है, आपने अपने आसपास लगाई हुई है। जी, गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून नसीब जी। मैडम, मैं स्टूडेंट हूँ इन्वायरमेंटल साइंसेस का। ओके। तो लिटरेचर से ज्यादा मैं इन्वायरमेंट की तरफ इंक्लाइन रहता हूँ। तो हम इन्वायरमेंट में देखते हैं कई बार पेड़ पौधे या दरख्त इस तरह से गिरे होते हैं कि सूख गए होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से एक टहनी निकल के आती है जो पेड़ों की हरा भरा कर देती है। तो ये भी एक इंस्पायर करता है कि जिंदगी जो है वो फिर भी स्टार्ट हो सकती है। वंडरफुल। अच्छा, आप में से कितने लोगों के बच्चे होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, उन्होंने कभी ड्राइंग बना के दिखाई है आपको? मम्मी पापा बनाए हैं, घर बनाया है, स्कूल बनाया है, या पता नहीं क्या बनाया है। मेरी तो बेटी जब भी कुछ बनाती थी मेरी समझ में ही नहीं आता था, फिर वो एक्सप्लेन करती थी क्या बनाया हुआ है। सो आर्ट में वो एकदम मुझ पर चली गई है। बनाती है मेरी डॉटर। अच्छा, क्या बनाया? मॉम का डैड का पिक्चर्स बनाया है, आई लव माय मॉम एंड डैड ये लिखा है, उसमें हार्ट भी बनाया है। ये अच्छा, सब करती है। और आपने फ्रेम करके लगाया है? जैसे हमने तो बहुत सारी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी पेंटिंग्स अपनी बिटिया की फ्रेम करके लगाई हुई हैं, और जब उसे देखते हैं कितनी खुशी मिलती है। आप बताइए, उसमें कोई फिनेस नहीं है, वो कोई जीनियस का काम नहीं है, वो कोई बहुत ही अमेजिंग मास्टरपीस नहीं है, बट दैट्स जस्ट अ रिमाइंडर ऑफ अ ब्यूटीफुल टाइम, दैट्स अ रिमाइंडर ऑफ समबडी यू लव। तो हमारे आसपास, वही मैं फिर से उसी बात पर आ रही हूँ कि हम जहां पर हैं ना, वहां से कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं। बस अपना जो माइंड है उसकी एक दूसरी खिड़की खोलने की जरूरत है, कि अगर वो खिड़की खोल लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपके माइंड की खिड़की खोलने जा रही हूँ, आपको कुछ सुनाकर। ठीक है, गाने हम सबको पसंद है, आपको पसंद है गाने? सबको गाने पसंद है कि नहीं? अगर आप नहीं कहेंगे कि पसंद है तो मैं गाना नहीं चलाऊंगी। मैम बहुत पसंद है। Everyone loves songs. अच्छा, तो अच्छा, आप क्या गेस कर सकते हैं मेरा फेवरेट गाना कौन सा होगा? पुराना गाना है, कोई गेस कर सकता है? मैम कोई मोटिवेशनल सॉन्ग ही होगा। नहीं नहीं, मुझे चिकनी चमेली जैसे गाने भी बहुत पसंद है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये मेरा एक ऑल टाइम फेवरेट गाना है। अच्छा चलिए, मैं आपको क्लू देती हूँ, लेट्स सी हु इज एबल टू गेस इट। मेल आवाज है, 1960s की फिल्म है, बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म थी, डबल रोल थे हीरो के।
आर्मी बैकग्राउंड था एक हीरो का। मैम सिंगर का नाम बता सकते? अच्छा, मोहम्मद रफी। मैम वो तो नहीं, कर चले हम फिदा जानो तुम साथी, 60s का है ये। नहीं नहीं और नहीं। अब ये लास्ट वाला क्लू अगर मैंने दे दिया तो आप गेस कर लेंगे। लास्ट क्लू दे दूं? जी। उनके हाथ में सिगरेट है जब वो ये गाना गाते हैं। ओहो। हर फिक्र को धुआं दोनों में फिल्म का उड़ाता चला गाना है। गया। हर फिल्म को धुएं में उड़ाता चला तो गया। जब जब मैं सोच रही थी कि गाना मैं अपना चलाऊं कि ना चलाऊं, तो 2 सेकंड के लिए मुझे लगा कि अरविंद जी नाराज हो जाएंगे कि आप ये क्या प्रचार कर रही हैं, लेकिन फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, हम सब समझदार लोग हैं, जो अच्छी चीजें हैं हम उनका साथ देंगे, तो इसलिए आपके और हमारे लिए। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। अच्छा, मैं चाहती हूँ आप लोग ध्यान से गाना सुने। मैं ये पूरा गाना चलाऊंगी तो ये हमारा एक थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाएगा, और बस ये इस गाने को सुनिए। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। जिंदगी का साथ निभाता चला गया। फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस सॉन्ग। अब ये तो मैंने आपसे कहा ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। आपको मुझे बताना है कि अपने किसी एक ऐसे फेवरेट सॉन्ग के बारे में जो आपको इंस्पायर करता है। हम लोग सब एक गानों की लिस्ट बनाने वाले हैं आज। हाँ जी,
हाँ, तो आप जल्दी जल्दी अपने फेवरेट गानों के नाम हमें बता दीजिए, जिनकी लिस्ट हम बना लेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, so that we can just listen to those songs. गुलाम अली ने गाया है, अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ। वाह वाह, वेरी नाइस। ओके, तो ये हो गया हमारा। राजेश खन्ना का सॉन्ग है एक, जिंदगी एक सफर है सुहाना, जहाँ कल क्या हो वहाँ किसने जाना। ब्रिलियंट, वेरी नाइस। ये सारे नोट कर लीजिए कहीं ना कहीं, ये वाकई में। तो मेरे भी फोन में एक हैप्पी प्लेलिस्ट है, तो उसमें वो सारे गाने हैं। अच्छा, कई बार हमें लगता है कि गाना सुनने का भी मन नहीं करता है, बट मे बी इफ यू जस्ट सिट एंड लिसन टू दोस सॉन्ग्स, आफ्टर सम टाइम यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। क्विकली, बाकी और कौन कौन से गाने हैं? मैम एक गाना है, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी एक्सीलेंट। प्यार का एक गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। फिर जिंदगी एक सहेली पहेली भी है, सुख की सहेली भी है, तमाम मतलब ये पूरी जिंदगी का सार मुझे इस गाने के अंदर नजर आता है। ब्रिलियंट। हु एल्स? मधुबन खुशबू देता है। वाह मैम वाह ये एक बढ़िया गाना है। वाह, वेरी नाइस, बहुत ही प्यारा गाना है। व्हाट एल्स? जिंदगी के सफर में राही। मिलते हैं बिछड़ जाने को, फिर दे जाते हैं यादें। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। एक्चुअली आप ये भी कर सकते हैं ना, आप लोग चैट में भी लिख सकते हैं। इट विल बी नाइस लेटर ऑन, किसी को अगर वो बाद में नोट करना हो तो वो भी नोट कर सकते हैं, यहाँ पर भी बोल सकते हैं, बट दैट्स ऑल राइट जी। मैम रुक जाना नहीं तू कभी हार के, वाह, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ब्रिलियंट। तो बताइए, अगर रेडियो नहीं होता तो टेलीविजन तो अभी आया है, बताइए रेडियो नहीं होता तो क्या होता? आप में से कुछ लोगों की एकदम शुरू शुरू की रेडियो की क्या यादें हैं? मैडम, मैं विविध भारती का श्रोता रहा हूँ, और 1:10 पे गाने आते थे फौजी भाइयों के लिए, वो मैं सुनता था। दिन में कि रात में? दिन में मैम, डे टाइम। ओके ओके, और वंडरफुल। बिना का गीत माला मैम। सब अमीन सियानी जी, गॉड ब्लेस हिज सोल। यस यस, बिना का गीत माला। और आपकी अपनी पर्सनल यही रेडियो की क्या याद है? मैम, बहुत छोटे थे उस समय, टीवी नहीं हुआ करता था, ओके। तो उस समय रेडियो सुना करते थे, बिना का गीत माला जैसे कि बताया मैम ने। हाँ। और उसके अलावा समाचार सुनने का शौक भी था शुरू से ही, और क्रिकेट की कमेंट्री। Oh yes, commentary and news used to be really nice. और क्या क्या है आपके यादें रेडियो की? मैम थोड़ा सा ऑड लगेगा, बट जब रेडियो सुनता था तो मुझे एक बहुत ही लगभग दोपहर में 3 बजे के करीब आता था, सखी सहेली करके। एंड देयर वर 3 or 4 वुमेन anchor were discussing the problems, current scenario, and even they discuss their own experiences. And it was means most fascinating to me, and I was hearing every day that on the radio. Wonderful. मानवेन जी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप सखी सहेली सुनते थे। आपकी पत्नी भी बहुत खुश हुई होंगी ये बात सुनकर। Yeah, ma'am. अभी भी सुनते हैं आप? नहीं, अभी नहीं सुनते हैं। अच्छा, मुझे और भी बहुत सारे गाने यहाँ पर मिल गए हैं। कल हो ना हो, मानवेन जी, अच्छा आपको पसंद है ये। मुकेश जी ने लिखा है, किसी की मुस्कुराहटे पे हो निसार। डॉक्टर लता, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। यस, ये हम लोग बात कर चुके हैं। वेरी नाइस। एक लास्ट गाना और फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैम एक गाना है, हाँ, नदी चले चले रे धारा, चंदा चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, ना रुकने के लिए। ब्यूटीफुल। तो ये जीवन कहीं भी ठहरता नहीं, आंधी से तूफान से डरता नहीं, कड़िया वो। तो हमारे आसपास, कहने का मतलब ये हुआ कि इतना सब कुछ है हमें इंस्पायर करने के लिए। द ओनली प्रॉब्लम इज कि जब मूड ऑफ होता है ना, तब इधर उधर देखने का भी मन नहीं करता है। उसी चीज को थोड़ा सा चेंज करना है। किस चीज में? तो जब हम आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। रेडियो के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ जो शायद आपको बहुत ज्यादा मालूम ना हो। ऑल राइट, सो यहाँ आ गए हम लोग पावर ऑफ साउंड पे, राइट? तो रेडियो इज नॉट जस्ट बैकग्राउंड नॉइज। तो ये चीज मैं आपको पर्सनली बताना चाहूंगी। रेडियो जब शुरू हुआ था
1960s में भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। 1960s में भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। जब रुकिए मैं प्रेजेंटेशन रहने देती हूँ बिकॉज आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस। ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है। ओके, सो 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन में ये हुआ कि हमारे किसानों की जो पैदावार है, जो प्रोड्यूस है, उसमें उनको ये जानकारी दी गई कि भाई आप फर्टिलाइजर्स यूज करना शुरू करें, हाई यील्डिंग सीड्स यूज करना शुरू करें, जो तब तक हमारे किसान भाई यूज नहीं करते थे। और जब फर्टिलाइजर और हाई यील्डिंग सीड्स की बात हुई तो ऑफ कोर्स देयर वाज अ लॉट ऑफ डाउट उनके माइंड में, क्योंकि वो चीजें बाहर से आ रही थी, इंपोर्ट हो रही थी, कोई इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई क्यों ना रेडियो का इस्तेमाल किया जाए। तो शायद आप लोगों को याद नहीं होगा, बट शुरू शुरू में जब रेडियो आया था, रेडियो का सिर्फ 2 पर्पस हुआ करते थे। एक था न्यूज देना और दूसरा था किसानों के लिए कार्यक्रम करना। गाने तो रेडियो में बहुत बाद में आए, 50s 40s की बात कर रही हूँ मैं, लेट 40s। तो 60s में गवर्नमेंट ने कहा कि भाई किसानों के लिए हम कार्यक्रम तो करते ही हैं, तो क्यों ना हम ऐसे कार्यक्रम करें जिसमें उनको फर्टिलाइजर्स की जानकारी दें, फसल और कैसे वो अच्छी तरह उगा सकते हैं। तो राइस की खेती उन दिनों हो रही थी तमिलनाडु में। राइस एक पर्टिकुलर टाइप का राइस था, ADT। वो राइस बहुत ही पॉपुलर राइस था। उस राइस को बढ़ाने के लिए इन फर्टिलाइजर्स को यूज करना शुरू किया फार्मर्स ने, और उस राइस की प्रोड्यूस इतनी बढ़ गई कि मार्केट में, आपको पता है उस राइस का नाम क्या हो गया? उस राइस का नाम हो गया रेडियो राइस। काफी सालों तक लोग बाजार में जाते थे और कहते थे मुझे रेडियो राइस चाहिए, जैसे हम बासमती कहते हैं या जो बाकी भी राइस होते हैं। तो उस राइस का नाम ही रेडियो राइस पड़ गया था, बिकॉज रेडियो की पहुंच आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ये रेडियो राइस की बात हो गई। जब हम रेडियो की बात करते हैं, जैसे आज भी जब मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अब तो वीडियो आ गया है, टेलीविजन आ गया है, व्हाई इज रेडियो स्टिल अलाइव, व्हाई इज रेडियो स्टिल हैपनिंग? बिकॉज हमारा जो देश है, हमारे देश में आज भी 98% लोगों तक जो मीडियम पहुंच रहा है विदाउट एनी डिले, वो रेडियो है, जिसमें ना उन्हें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ना उनको मेजर इंटरनेट चाहिए। हाँ, कहीं कहीं बिजली चाहिए, लेकिन कई जगह बैटरी ऑपरेटेड रेडियो है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मैं रेडियो की बात करती हूँ, जब मैं साउंड की बात करती हूँ, देखिए आज का जो लेक्चर है, मैंने इसकी शुरुआत ही साउंड से की थी, 70 मिनट। तो 70 मिनट अगेन इज समथिंग व्हिच आई ऑलवेज रिमेंबर। आप स्पीचेस ले लीजिए, आप अनाउंसमेंट्स ले लीजिए, एवरीथिंग इज साउंड। मतलब अगर साउंड नहीं होगा लाइफ में तो बहुत कुछ नहीं होगा। जैसे अभी किसी ने कहा कि पानी की कलकल बहुत अच्छी लगती है, चिड़िया का चहचहाना बहुत अच्छा लगता है, हवा चलती है तो बहुत अच्छी लगती है। तो आधे से ज्यादा जो हमारा मेंटल स्ट्रेस है, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो अगर आप अपने आसपास के साउंड को चेंज कर लेंगे ना, तो प्रॉब्लम चेंज हो जाएगी। अच्छा, कई बार आप लोगों से मिलते हैं, जैसे आपने कहा आप रेडियो सुनते हैं, हो सकता है अभी भी कुछ लोग रेडियो सुनते होंगे। आप कुछ रेडियो जॉकीज को सुनते हैं, सुन के अच्छा लगता है, कुछ को सुन के अच्छा नहीं लगता है। जिनको सुन के अच्छा लगता है, आप उनकी बातों में खो जाते हैं ना, चाहे वो रेडियो पर हो या टेलीविजन पर हो। जब मैं रेडियो की बात करती हूँ, जब मैं साउंड की बात करती हूँ, तो मैं सिर्फ यही बात नहीं कर रही हूँ कि आप पर फर्क पड़ेगा। आपको पता है रेडियो से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री जो है वो महात्मा गांधी जी से जुड़ी हुई है। तो महात्मा गांधी जी कम्युनिकेशन के मामले में बहुत ही ब्रिलियंट थे। जब वो बोलते थे, लिखते थे, वो न्यूज़पेपर्स में उन्होंने लिखा है, उनके कितने भाषण हैं, कितनी बातें हैं। लेकिन आप लोगों को ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि ऑल इंडिया रेडियो पर उन्होंने केवल एक भाषण दिया था। सिर्फ एक बार ऑल इंडिया रेडियो पर महात्मा गांधी जी बोले हैं, जबकि रेडियो 1930s, लेट 1930 से चल रहा है। वो सिर्फ एक बार उन्होंने नेशन को एड्रेस किया ऑल इंडिया रेडियो पर, ब्रॉडकास्टिंग हाउस जाकर। क्या कोई मुझे बता सकता है ऐसा कब और कैसे हुआ?
एनी आइडिया? या ये बात आपको पता थी कि नहीं पता थी, पहले मुझे ये बताइए। एनीवन, क्या आपको पता था कि महात्मा गांधी जी जो दुनिया जहान के मंचों पर बोले हैं, इतना अच्छा बोले हैं, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, ऑल इंडिया रेडियो पर उन्होंने केवल एक शो किया। No, ma'am, we are not aware with the. अच्छा, यू कैन सी दिस पिक्चर। ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं? Yes, yes. यस मैम। मैम शायद लाहौर जो अधिवेशन हुआ था उसके समय पे वो बोले। ओके, नहीं उस समय नहीं बोले थे। 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, यही चीज मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखी हुई है, 12 नवंबर 1947, और उस दिन दिवाली थी। पार्टीशन हो गया था, बहुत सारे हजारों 250,000 यानी कि 2.5 लाख रिफ्यूजीज पाकिस्तान से आए हुए थे इंडिया में, कुरुक्षेत्र हरियाणा में रुके हुए थे, बहुत परेशान थे। गांधी जी चाहते थे कि वो उनको विजिट करें, उनसे बात करें, उनको सांत्वना दें, बिकॉज नेचुरली गांधी जी एक ऐसी पर्सनालिटी थी, बड़े बड़े लीडर्स डिपेंड कर रहे थे कि गांधी जी इस अनरेस्ट को हैंडल कर पाएंगे, और गांधी जी वहां जाना चाह रहे थे, कुरुक्षेत्र हरियाणा। 12 नवंबर दिवाली का दिन था, और ये था कि हो सकता है आज दंगे हों क्योंकि दिवाली है, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, लेकिन सिक्योरिटी कारणों की वजह से कोई गांधी जी को वहां भेजना नहीं जा रहा था फिजिकली, कुरुक्षेत्र हरियाणा। नवंबर 12 नवंबर को सुबह वहां दंगे शुरू हो गए। महात्मा गांधी तक ये बात पहुंची, वो पीएम से मिले, उन्होंने कहा भाई या तो मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ या फिर किसी तरह मेरी आवाज उन तक पहुंचाओ। तो 3:30 बजे दोपहर को महात्मा गांधी ऑल इंडिया रेडियो पहुंचे, ब्रॉडकास्टिंग हाउस, और वहां से उन्होंने उन लोगों को एड्रेस किया। 1 घंटे का उनका ये स्निपेट था, एक स्पीच थी जो ऑल इंडिया रेडियो पर उन्होंने बोली। तो उस उपलक्ष्य में आज की डेट में 12 नवंबर को हम पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे की तरह मनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन था। और गांधी जी का भाषण सुनने के बाद वहाँ लोगों में अनरेस्ट काफी कम हो गया था, कोई दंगे नहीं हुए। और अब मैं आपके साथ वो ऑडियो शेयर करना चाहती हूँ जो भाषण उन्होंने दिया था। वो ऑडियो बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन लेट्स होप आप सुन लें। सो जस्ट अ मिनट। मेरे दुखी भाइयों और बहनों, मुझे कोई पता नहीं है कि सिवाय आपके मुझको कोई भी सुनता है या नहीं। ये अनुभव मेरी जिंदगी में मेरे लिए दूसरा है। पहला अनुभव इंग्लैंड में हुआ था, जब मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गया। मुझको पता ही नहीं था कि मुझको इस तरह से कुछ बोलना है। मैं तो एक अनजान पुरुष हूँ, मैं कोई दिलचस्पी भी नहीं लेता हूँ, लेकिन दुख के साथ मिल जाना वो तो मेरा जीवन भर का प्रयत्न है, जीवन भर का मेरा पेशा है। जब मैंने सुना कि आप लोगों ने करीब 2.5 लाख रिफ्यूजी पड़े हैं, और मैंने सुना कि अभी भी लोग आते ही रहते हैं, तो मुझको बड़ा दुख हुआ। मुझे
आई एम सो सॉरी, मेरा माइक म्यूट था। तो जब हम साउंड की बात करते हैं, देखिए साउंड के जरिए कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि हम साउंड को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर आप रेडियो सुनना शुरू कर दें। द होल आइडिया इज कि चाहे चीज कितनी छोटी हो, कितनी बड़ी हो, अगर हम उसमें ढूंढना शुरू करें तो कहीं ना कहीं हमें इंस्पिरेशन मिल जाएगा। अब जैसे अरविंद जी ने जब मेरा इंट्रोडक्शन दिया था तो उन्होंने बताया था कि हमने तिहाड़ में ट्रेनिंग की, हमने तिहाड़ में स्टूडियोज बनाए, और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि सिर्फ उस रेडियो स्टूडियो के चलते विद इन 2 years वी कुड सी अ चेंज इन द इंसिडेंट्स इनसाइड द जेल्स। जो जेलर थे वो कह रहे थे कि हमारे जो वायलेंस के इंसिडेंट्स हैं वो कम हो गए हैं, क्योंकि अब ये लोग किसी चीज में बिजी हो गए हैं, किसी पॉजिटिव चीज में। तो वही चीज जिससे हमने शुरुआत की थी कि हमारा जो भी पेन है, हमारी जो भी सफरिंग है, अगर उसको वेंट आउट करने का एक क्रिएटिव मीडियम मिल जाए, और जरूरी नहीं है कि उस मीडियम से हम पैसे कमाएं, उस मीडियम को दुनिया जाने, उस मीडियम से हम फेमस हो जाएं, वो मीडियम हमारे अपने लिए है। जब हम अकेले बैठते हैं तो इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग नेगेटिव, क्यों ना हम कुछ पॉजिटिव कर लें उस चीज से। कोई बड़े बड़े फंडामेंटल्स नहीं है, कोई बड़ा ज्ञान नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि what is it that you are going to choose, what is it that you are going to share your creativity in। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी बात करेंगे तो हम लोग रेडियो पर PSAs बनाते हैं, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स। तो हमने कुछ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स बनाए हुए हैं, और मुझे ये काम करना बहुत पसंद है कि हमारे आसपास जो जो चीज़ें हो रही हैं उनको लेकर हम लोगों में जागरूकता कैसे पैदा करें। तो मैं अक्सर अकेले बैठकर मैं ये PSAs बनाती हूँ, मैं स्क्रिप्ट्स लिखती हूँ, PSAs बनाती हूँ, और अलग अलग रेडियो स्टेशन पर हम इनको चलाते हैं। तो कुछ PSAs हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी, आप सुनना चाहेंगे? मैम मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे। जी, बस अब मैं बंद कर दूं, मेरा लेक्चर खत्म? जी 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 मैम, अगले सत्र का समय आ चुका है और हमारे दूसरे जो वक्ता हैं वो जुड़ने अच्छा, वाले हैं। जस्ट कह रहे हैं कि मैम का प्रोग्राम खत्म हो तो फिर मैं जुड़ूं। ओके, तो मतलब अब मैं थैंक यू बोल दूं सबको? ओके ओके। नहीं, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और भी बहुत सारी बातें हैं, बट चलिए, होप टू लुक फॉरवर्ड एंड मीट ऑल ऑफ यू अगेन। अरविंद जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जी सिमरन मैम, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। इतना इंटरेक्टिव सेशन रहा कि 1.5 घंटे का समय कैसे गुजरा हमें बिल्कुल नहीं पता चला। अमूमन लगातार सुनना जो है बहुत कठिन बात होती है, लेकिन अभी लग रहा था कि ये सेशन जस्ट शुरू हुआ है और चले तो अच्छा हो। तब तक मैंने देखा पीछे से मेरी कॉल एक दूसरी आगे जो अगले सत्र के वक्ता हैं कि क्या अरविंद जी मेरे लिए जुड़ने का समय आ गया है। तो मैंने बीच में आपको हस्तक्षेप किया और रोका है, लेकिन हमारी उम्मीद से आगे की दुनिया हमारे सामने आई और इतिहास की उन जानी पहचानी चीजों, बहुत बातों और घटनाओं। अरविंद जी जी श्रीधरम सर कुछ कह रहे हैं? अरविंद जी सर। जी, जी जी बहुत जी। ही शानदार सत्र रहा है, और आपने सही कहा। तो एक बार महाविद्यालय में जरूर मैडम को बुलाएं अपने बच्चों और अध्यापकों हाँ के हाँ बीच में, बिल्कुल यही बिल्कुल। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। नहीं, मुझे लगता है कि अगले आमंत्रण की आज ही स्वीकृति हमें मिल जाएगी मैम से। और फिर बिल्कुल। हम जी 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 डेट और समय निश्चित करेंगे और मैम का पुनः स्वागत करेंगे। मैम आज के इस रोचक जानकारी से भरपूर और जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन से एकदम लबालब, कि एक एक बात हम सुन रहे थे और हमारे भीतर प्रवेश करती चली जा रही थी। लग नहीं रहा था कि हमसे हटकर कुछ बात की जा रही है, क्योंकि बातें इतनी क्लोज टू सुनाई दे रही थी, समझ में आ रही थी। ऐसे घटनाओं का आपने उदाहरण लिया, ऐसे बातों का आपने जिक्र किया जिनसे हम पहले किसी और तरह से रूबरू थे, और आपकी बातों से और आपके कमेंट से हमें हमने उसे किसी और तरह से देखना सीखा। जैसे सिकंदर का आपने जिक्र किया और हमने देखा कि प्रश्नों के भरमार हो गए, कमेंट्स के भरमार हो गए, लेकिन फिर आपने उसके पीछे की अपनी समझदारी बताई कि जब मैं सिकंदर का जिक्र कर रही हूँ या ऐसे किसी हस्ती का जिक्र करूंगी तो मेरा मकसद क्या है। जी। तो बहुत अच्छा समझ में आया कि इतिहास में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो
वैचारिक दृष्टि से देखने पर आपको लगे कि नहीं ये तो बहुत ही इनह्यूमन है, क्रूर है, हिंसक है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो बीत चुका, जो क्रूर है, जो हिंसा से भरपूर है, उससे भी क्या हम कोई सीख ले सकते हैं, उससे भी क्या कोई समझदारी हासिल हो सकती है। तो इतिहास हमारे लिए एक बड़ा खजाना साबित हो सकता है। और इस तरह से चीजों को एक खास नजरिए से देखकर अपने भीतर तनावों की एक दुनिया खड़ी करते रहें, दुराग्रहों की एक दुनिया खड़ी करते रहें, उससे बेहतर है कि हम उसके ही माध्यम से एक नए रास्ते की तलाश करें। और बड़ी बात आपने कही कि जब हम विकल्पों से बहुत घिरे रहते हैं, हमेशा हर बात के लिए एक नया विकल्प जोड़ करके रखते हैं, तो दरअसल हम किसी विकल्प को पकड़ नहीं पाते, किसी संकल्प से जुड़ नहीं पाते। और ये संकल्प से न जुड़ पाना ही फिर धीरे धीरे हमारे भीतर, हमारे आसपास तनावों की एक दुनिया खड़ी करती है। मैं क्या बताऊं, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं आपके इस व्याख्यान के संदर्भ में, लेकिन वक्त जो है हमें जो है आज्ञा नहीं दे रहा है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका फिर से जो हमारा आयोजन समिति है और आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज है और जो हमारे जितने प्रतिभागी इस बीच मौजूद है, उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और जैसे कि हमारे हिंदी विभाग के कन्वीनर डॉक्टर श्रीधरम ने कहा कि बात पूरी हुई नहीं, कुछ कुछ अधूरी रह गई है, जिसे हम आपको फिर से बुलाएंगे और अपने उस भीतर के अधूरेपन को आपके व्याख्यान से फिर से दूर करेंगे। इसी के साथ मैं आपका मैं जाने से पहले बस एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं जब रेडियो जॉकीज की ट्रेनिंग करती हूँ या जब हमारी भी ट्रेनिंग हुई थी, तो रेडियो जॉकीज को हम सिर्फ एक बात बताते हैं, क्योंकि बच्चों को बोलने का बहुत शौक है, रेडियो पे वो बोलना शुरू करते हैं तो बंद नहीं होते हैं। हम उनसे कहते हैं कि इतना बोलिए कि सुनने वाले को लगे अरे और क्यों नहीं बोला। नहीं नहीं, उसका बेहतर मॉडल आपने हमारे सामने रखा मैम आज अपने व्याख्यान के माध्यम से, और हमें बहुत अच्छा लगा। और हमें हमें हमने तो पहले श्रीधम सर ने पहले ही बता दिया कि यार आप और आपने क्यों नहीं बोला, तो बोला क्या, आप तो बोलने के लिए तैयार हैं ही। वक्त का जो मिजाज है थोड़ा सा अलग है फिलहाल, तो उसके हिसाब से बहुत पुनः आपका धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार, और हम फिर आपसे जुड़ेंगे। Right. Thank you so much, Arvind ji. Thank you, everyone. Bye bye and all the best.